चलो नालायक बच्चों, एक बार फिर से वेलकम है आपका चैप्टर 10 फाइनेंशियल मार्केट में। इसको सुनने से पहले मेरे से एक बैकग्राउंड बना लो ताकि ये चैप्टर फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगा। देखो, इस दुनिया में कोई भी आदमी जो बिजनेस कर रहा है, बिजनेस दो चीजों से होता है बेटा। एक आपके एफर्ट से, लेकिन एफर्ट अकेला काम नहीं करेगा, साथ में चाहिए होता है पैसा, जिसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। अब अगर आप लोग कॉमर्स के बच्चे हो तो आपको ज्यादा इन डेप्थ में समझ में आएगा, लेकिन अगर कॉमर्स के नहीं भी हो, आप ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हो, तो आप ऐसे समझो कि धंधा करने के लिए आपको चाहिए होता है पैसा। लेकिन धंधा करने के बहुत सारे मॉडल होते हैं, उनमें से एक मॉडल का नाम है कंपनी बना के धंधा करना। लेकिन कंपनी एक बहुत बड़ा टर्म होता है, उसमें बहुत सारे लोग पैसा डालते हैं, मतलब एक आदमी पे भरोसा करते हैं और उसको बहुत सारा पैसा देते हैं, वो उन पैसों से बिजनेस करके प्रॉफिट निकाल के आपको देता है। आप ऐसे समझो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक कंपनी है और बहुत सारे लोग उसमें पैसा डालते हैं। ठीक, अब शुरू करते हैं सर। फाइनेंशियल मार्केट का कंसेप्ट क्या है सर? इट इज द मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। तो सर ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे क्रिएट किया जाता है और एक्सचेंज किया जाता है। क्या सर? फाइनेंशियल एसेट्स को। सर क्रिएट करने का मतलब जब कोई कंपनी पहली बार बनती है या कंपनी किसी से पहली बार किसी शेयर्स के लिए पैसा मांगती है तो हम उसको बोलते हैं क्रिएट करना, पैदा करना। देखो सर, क्रिएशन का मतलब होता है इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है फर्स्ट टाइम इशू करना। लेकिन जैसे ही वो शेयर आपके पास आ जाता है, अब आपके पास ना एक ट्रांसफरेबिलिटी की राइट आ जाती है कि आप उस शेयर को किसी को भी बेच दो, वो किसी और को बेच दे, वो किसी और को बेच दे। तो यहाँ पे खरीद बेच चल रहा है ना, तो सर ये होता है एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है एग्जिस्टिंग, जो पहली बार इशू हुआ था उसी का सेल करना, परचेज करना। अब आपके एग्जाम में एक एमसीक्यू आता है, उसको बहुत ध्यान से डील करना। वो कहते हैं क्या क्रिएशन के टाइम पे हम सेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि क्रिएशन के समय हमें हमेशा क्या होता है? इशू होता है, मतलब शेयर पहली बार कंपनी आपको देती है, तो वहां पे सिर्फ फर्स्ट टाइम सेल होता है। लेकिन एक्सचेंज में सेल भी हो सकता है, परचेज भी हो सकता है। बोलो कहानी समझ में आई? अगर कहानी समझ में आई तो थोड़ा सा नीचे देखेंगे मेरे साथ से। अब एफएम यहां बीच में लिखा हुआ है, इसके इस साइड लिखा हुआ है हाउस होल्ड। डन। अच्छा, फिर एफएम का मतलब फाइनेंशियल मार्केट है और इसके इस साइड लिखा हुआ है बिजनेस फर्म। क्या मतलब है? देखो, ये जो फाइनेंशियल मार्केट है, ये हाउस होल्ड वाले लोग, जो लोग सेवर कहलाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, उनसे पैसा देते हैं, शेयर्स डिवेंचर के फॉर्म में। और ये जो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर बिजनेस फर्म, इनको आगे पैसा देते हैं, लेते हैं। कहने का मतलब हाउस होल्ड से लेके बिजनेस फर्म को देते हैं, बिजनेस फर्म से प्रॉफिट लेके हाउस होल्ड को देते हैं। अब सवाल है, फिर सब आदमी फाइनेंशियल मार्केट में ही पैसा क्यों नहीं डालते? सारे के सारे हाउस होल्ड। हल्का सा यहाँ पे रिस्क कंपोनेंट रहता है कि कहीं आपका पैसा डूब ना जाए, इसीलिए ज्यादातर लोग बैंक्स में रखते हैं अपना पैसा। अच्छा, अब यहाँ पे आया एलोकेटिव फंक्शन। क्या लिखा सर मैंने? इसके सामने लिखा है फाइनेंशियल मार्केट। अब ये फाइनेंशियल मार्केट कौन है, बहुत ध्यान से समझना। आप ऐसे समझो कि ये हाउस होल्ड है, ठीक, ये हाउस होल्ड है। इस हाउस होल्ड को अपना पैसा बैंक में नहीं रखना, ये किसी कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहता है, ठीक। लेकिन ये कंपनी है, ये कंपनी बैंक से पैसा नहीं लेना चाहती क्योंकि बैंक इसको बहुत महंगे रेट पे दे रहा है। तो इसने क्या किया, इन दोनों लोगों ने मिलकर एक ऐसा मार्केट बनाया, ये बना फाइनेंशियल मार्केट, जो इन दोनों के बीच में खड़ा है। ये इससे पैसा लेता है हाउस होल्ड से और इनको दे देता है। ठीक, समझ में आया क्या? हाँ जी सर, सारा मॉडल मुझे समझ में आया। तो यहाँ पे सर एक चीज देखना सर, तो इसका मतलब आप वाया बैंक, आप बैंक में भी पैसा जमा करा सकते हो, आप फाइनेंशियल मार्केट में भी करा सकते हो। लेकिन सवाल है, आप फाइनेंशियल मार्केट में क्यों लगाते हो? सर क्योंकि यहाँ पे हाई रेट है। हाई रेट का मतलब हाई रिटर्न है। लेकिन सर बैंक में लेस रेट है, कम रिटर्न आता है। सर यहाँ पे शेयर्स और डिवेंचर मिलते हैं, सर यहाँ पे आपको एफडी मिलती है जो कि सेफ होती है। बोलो सर, फाइनेंशियल मार्केट का सारा कंसेप्ट समझ में आ गया? मैंने 1 2 3 4 5 ब्लॉक बनाए हैं अलग अलग। पांचों ब्लॉक को आप एक बार देखोगे तो आपको परमानेंट कंटेंट मिल जाएगा एग्जाम के लिए। अगर कोई भी पूछेगा कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, यही सब चीजें बनानी है, यही डायग्राम बनाना है, फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक, चलो सर आगे आते हैं सर। तो सर फाइनेंशियल मार्केट के काम क्या है सर? ठीक, अब देखो सर, पहला काम एलोकेटिव फंक्शन का काम है। एलोकेट का मतलब यहां से उठाना और यहां रख देना। डन, समझ में आ गया? तो क्या बोला? एलोकेटिव फंक्शन कहां से उठाता है, इसके अंदर का कंटेंट है। दे परफॉर्म द एलोकेटिव फंक्शन by getting savings from household and let make it as an investment in business firm। ठीक, चलो सर, तो सर मुझे एलोकेटिव फंक्शन भी समझ में आया। अगला, फैसिलिटेट प्राइस डिस्कवरी। इसके अंदर क्या कंटेंट लिखा हुआ है? इसके अंदर लिखा हुआ है जो हाउस होल्ड है ना, हाउस होल्ड, उसको पैसा डालना है, मतलब वो सप्लायर है, ठीक। लेकिन जो
बिजनेस फर्म है ना, बिजनेस फर्म, उनको पैसा लेना है, मतलब वो डिमांड क्रिएट करते हैं, यही एग्जैक्ट वर्ड लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे हाउस होल्ड एज अ सप्लायर है और बिजनेस फर्म जो है जो डिमांड करता है। तो सप्लाई और डिमांड आपस में आके इंटरसेक्ट करते हैं और जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे आपको प्राइस मिल जाता है। प्राइस मतलब कि मैं आपको 100 रुपए अगर दूंगा तो किस रेट पे दूंगा, लेने वाला कहता है कि मैं 100 रुपए लूंगा तो किस रेट पे लूंगा, तो यहाँ पे आपस में दोनों में लड़ाई होती है और एक रेट निकल जाता है। सही है सर, मुझे दूसरा पॉइंट भी समझ में आया। थर्ड पॉइंट बेटा, प्रोवाइडिंग लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट। अब मैंने यहाँ पे आपको वर्ड बताया था फाइनेंशियल एसेट। अब आप मुझसे पूछो कि फाइनेंशियल एसेट्स होते क्या हैं। देखो, जब आप अपना पैसा बैंक में जमा कराते हो तो बैंक कहता है सर सेविंग्स में रख दो, एफडी में लगा दो, या फिर हमारे रैकरिंग एफडी में लगा दो। ठीक ऐसे ही इनके पास ना फाइनेंशियल एसेट का मतलब होते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स, आपको इसमें पैसा लगाना होता है। तो ये आपको लिक्विडिटी देते हैं। सर लिक्विडिटी का मतलब, सर ये जो शेयर्स होते हैं, शेयर्स ये रेडिली ट्रांसफरेबल होते हैं। रेडिली ट्रांसफरेबल का मतलब आप इसको किसी और को बेच के पैसा ले सकते हो, मतलब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। मैं ये नहीं बोला बिल्कुल लिक्विड होते हैं, लेकिन लिक्विडिटी के फॉर्म में होते हैं। अगला, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सॉरी ट्रांजेक्शन लिखा है सर, ये ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ये ट्रांजेक्शन है, इसको ठीक करो, ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन है। क्या कह रहा है, देखो अब आप अपना पैसा लगाओ फिर लोग ढूंढो, मतलब बहुत टाइम लगेगा। तो क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, फाइनेंशियल मार्केट क्या करता है, आपके लिए रेडीमेड मार्केट बना के रखता है, रेडीमेड प्रोडक्ट अवेलेबल करा के रखता है और सारी कंपनीज को रजिस्टर करके रखता है। तो इससे आपका ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचता है। ठीक, चलो सर, यही कंटेंट आपको लिखना है। इसके अलावा अब जब आपका कंसेप्ट हो गया, फंक्शन हो गया, मैं थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि खत्म हो जाए क्योंकि चैप्टर ये बड़ा है। फाइनेंशियल मार्केट के भी टाइप है। हाँ जी सर, दो तरीके का फाइनेंशियल मार्केट होता है। पहला फाइनेंशियल मार्केट का नाम है मनी मार्केट और दूसरे वाले का नाम है कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे शेयर्स और डिबेंचर को छोड़कर बाकी सब चीज बिकता है जो कि जस्ट आइडेंटिकल टू कैश होता है, लेकिन वो कैश नहीं होता है। जैसे कि मैं आपके यहाँ पे सामान खरीदूं, एक मिनट देना बेटा, सॉरी एक कॉल आ गया था, आप लोग बस इसको ध्यान से समझोगे, इसको ध्यान से नहीं समझोगे तो खराब हो जाएगा। देखो, फाइनेंशियल मार्केट दो तरीके का होता है। फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है, आपसे पैसा लेके वो आगे इन्वेस्टर को ही तो देता है, लेकिन अब यहाँ पे वर्ड आया मनी मार्केट और यहाँ पे आया सर कैपिटल मार्केट। मनी मार्केट में मैंने लिखा है बिल्स, डिपॉजिट। अब समझना, देखो मान लेते हैं क्या, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे पैसा हाउस होल्ड ही डाले। मैं एक बैंक हूँ, इलाहाबाद बैंक, चलो इसका तो नाम बदल गया, इलाहाबाद का इंडियन बैंक हो गया। मैं इंडियन बैंक हूँ, अगला वाला एक्सिस बैंक है। ठीक, अब इंडियन बैंक क्योंकि आज क्लोज है, इनका कुछ होगा, आज इंडियन बैंक क्लोज है, इंडियन बैंक के पास आज शाम को 500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन एक्सिस बैंक कल खुला हुआ है। तो इंडियन बैंक ने क्या किया, एक्सिस बैंक को बोला कि भाई तुम मेरा पैसा एक दिन के लिए रख लो, 24 घंटे के लिए, बताओ 24 घंटे के लिए तुम मुझे कितना इंटरेस्ट दोगे। अब सुन के आपको बड़ा अजीब सा नहीं लगा कि क्या पैसे 24 घंटे के लिए भी चढ़ाए जा सकते हैं? अरे एक बैंक दूसरे बैंक को कॉल मनी के नाम पे एक एक घंटे के लिए भी उधार देता है। तो ऐसे वाले पैसों को कौन से मार्केट में डील करना होता है, मनी मार्केट में, जहां पे वर्ड आया मनी, जहां पे आपका पैसा, आपको जो भी सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, चाहे उसका नाम बिल एक्सचेंज हो या फिर कॉल मनी हो या फिर और भी कुछ हो, वो ठीक पैसा ही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो मेच्योरिटी का टाइम होता है वो 1 घंटे से लेके 1 साल से कम होता है सर। ठीक, लेकिन दूसरा मार्केट आता है सर कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट का मतलब वो जहां पे एसेट या तो शेयर्स या डेट मतलब डिवेंचर के फॉर्म में होते हैं। ठीक, अच्छा, आपकी जो बुक है जिन्होंने फाइनेंशियल मार्केट को कवर किया है उसने बहुत मोटा पोर्शन कैपिटल मार्केट पे इन्वेस्ट किया है। क्यों? क्योंकि कैपिटल मार्केट आगे जाके दो पार्ट में बढ़ता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब यहां पे आना मेरे साथ जरा, इधर देखो, मैंने बोला था कि सर ये लोग क्रिएट करते हैं और एक्सचेंज करते हैं। क्रिएट करने का मतलब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को इशू करती है। तो अगर कंपनी पहली बार इशू करेगी तो क्रिएशन प्राइमरी मार्केट में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे न्यू इशू होता है, शेयर्स पहली बार इशू होता है, इसको फर्स्ट टाइम इशू भी बोलते हैं, और ये क्रिएट करता है। लेकिन जब शेयर यहाँ पे क्रिएट हो गए, मान लेते हैं कि मैं प्रसन्नजीत हूँ, मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज में अप्लाई किया था और उन्होंने मुझे अपना पहला शेयर बेच दिया, तो मुझे उन्होंने प्राइमरी मार्केट में बेचा था। ठीक, लेकिन अब 6 महीने बाद मुझे ऐसा लगता है कि शेयर्स की वैल्यू बढ़ गई है, मुझे बेचना चाहिए किसी और को,
तो मुझे सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम है स्टॉक एक्सचेंज। ये एक्सचेंज कराता है, यहाँ पे सेल और परचेज दोनों होते हैं। तो मैंने अपना शेयर किसी और को बेचा, वो भी किसी और को बेचना चाहे तो बेच सकता है सर। तो बेसिकली अभी मैंने आपको ये 3 चीजें बता दी, आपको दिया मैंने 1 मिनट का टाइम, आप जल्दी से इसको खत्म करके मुझे बताओ। अब चलो अगला पार्ट देखना। देखो इसको देख के परेशान मत होना, मैंने अभी ना आपको ये करवाया कि 2 तरीके का मार्केट है ना, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मैं एक सिंगल स्लाइड में, इस सिंगल स्लाइड में आपका मनी मार्केट खत्म कर दूंगा, बस आप परेशान मत होना। मैं हर एक चीज ऐसा कराऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले मनी मार्केट का क्या मतलब है, देखो सर, इट इज द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड। इट इज द मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड फॉर विच डील्स इन monetary asset whose period of maturity is up to 1 year। मैंने 1 घंटा नहीं बोला, बस मैंने ये बता दिया मैक्सिमम कितना जाएगा। अब डेफिनेशन में आप देखो कुछ बातें मैंने येलो पार्ट में लिखा, ये वाली बात आपकी लाइंस में जरूरी से होनी चाहिए, तो आपको मिल जाएगा फुल मार्क्स। दोबारा देख लेते सर। इट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड विच डील्स इन, जो कि डील करता है मॉनेटरी एसेट्स में। मॉनेटरी एसेट, मॉनेटरी एसेट का मतलब एक ऐसा एसेट जो ऑलमोस्ट मनी ही है। मतलब आप ऐसे समझो कि 500 के नोट में डील कर रहा है, वो भी तो पैसा ही है। ठीक सर, आगे। अब यहाँ पे एक चीज देखना सर, ये एक डायग्राम देखना, आपको एग्जाम में बनाना है। यहाँ पे मैंने लिखा टेम्पररी शॉर्टेज के लिए। यहाँ पे मतलब लोग मनी मार्केट में क्यों आते हैं? क्योंकि उनको पैसों की जरूरत है। टेम्पररी शॉर्टेज के लिए कि भाई मुझे ना पैसा 3 दिन के लिए चाहिए, 15 दिन के लिए चाहिए, 1 घंटे के लिए चाहिए, तो वो टेम्पररी शॉर्टेज के लिए आ जाते हैं, पहली चीज। दूसरा, सर मेरे पास ना पैसा पड़ा हुआ है, लेकिन पैसा बस 3 दिन के लिए पड़ा हुआ, 3 दिन बाद में ऐसे पैसा चला जाएगा, तो ये टेम्पररी डिप्लॉयमेंट के लिए भी आता है। अब आप ये सब चीजें लिखोगे ना तो एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा, टीचर भी खुश होएगा। ठीक, ये डायग्राम आप बना देना। बोलो बात समझ में आई क्या? चलो सर, दूसरी चीज। अब सर ये मनी मार्केट में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब कौन अपना पैसा यहाँ पे दे रहा है या फिर यहाँ से कौन पैसा ले रहा है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे एमसीक्यू में पूछते हैं सर। तो यहाँ पे पहला पार्टिसिपेंट है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, दूसरा पार्टिसिपेंट है कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक का मतलब एक्सिस बैंक, एसबीआई, ये लोग हो गए। तीसरा एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। अगला सर एसजीसीजी मतलब स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आया म्यूचुअल फंड्स। देखो क्या होता है बेटा, आजकल आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड क्या होता है? अब ऐसे समझे, मान लो मैं प्रसन्नजीत हूँ, मैंने ना अपना एक पोर्टफोलियो बनाया। मैंने बोला कि मेरे पास नॉलेज बहुत है और मेरे हिसाब से पैसा अगर यहाँ 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 कुछ शेयर्स मैंने सेलेक्ट किए हुए, पैसा यहाँ 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 डालेंगे ना तो बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया वो 500 करोड़ का पोर्टफोलियो है। तो मैंने क्या किया, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग ढूंढे, मैंने बोला तुम मुझे अपना पैसा दो, तुम्हारा पैसा मैं इसमें, ये जो मैंने पोर्टफोलियो बनाया इसमें डालूंगा, और यहां से जब पैसा आएगा तुमको तुम्हारा पैसा भी दूंगा, प्रॉफिट भी दूंगा। तो मैं बन गया म्यूचुअल फंड कंपनी। अब म्यूचुअल फंड कंपनी हर बार पैसा शेयर्स में नहीं डालती है, वो मनी मार्केट में भी डालती है। तो इसका मतलब यहाँ का एक और प्लेयर हो गया म्यूचुअल फंड। अच्छा, इसके अलावा आ गया लार्ज कॉर्पोरेट हाउस। बोलो ये भी याद हुआ, लार्ज कॉर्पोरेट हाउस का मतलब बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह। तो इसके पार्टिसिपेंट ये 6 लोग हैं और मैं यही 6 याद करूंगा और कभी गलती नहीं करूंगा। डन। अच्छा, अगला सर इसके फीचर्स क्या है? ये डेफिनेशन में बहुत सारे फीचर्स मिल गए थे, बट फिर भी अलग से देखो सर। क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपना पैसा कहीं नहीं डालना चाहते, उसको पैसों के फॉर्म में ही रखना है, इसीलिए तो लोग आपने देखा ना कि घर में पैसा रखते हैं कि भाई मुझे पैसों की जरूरत होगी तो पैसा ही काम आएगा। या फिर हल्का सा रिस्क लेना चाहते हैं तो बैंक में रख देते हैं, भाई मुझे बैंक कभी भी दे देगा। ठीक है, ऐसे मनी मार्केट है, यहाँ पे जो आपका पैसा होता है ना वो रेडली कन्वर्टेबल इनटू कैश होता है, रेडली कन्वर्टेबल, इसलिए इसको बोला क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ कैश। अगला फीचर शॉर्ट टर्म डेट सिक्योरिटीज। यहाँ पे आप जो भी चीज खरीदते हो ना वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बहुत ज्यादा जाएगा तो 1 साल तक के लिए जाएगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। तीसरा लेस रिस्की, बैंक से थोड़ा सा ज्यादा रिस्क होता है लेकिन कैपिटल मार्केट से तो बहुत कम रिस्क होता है। तो आप भी अगर थोड़ा बहुत पैसा बचाने लगे तो मेरे से मिलना, मेरी एक अलग से कंपनी, वहाँ पे हम आपको कंसल्टेंसी करेंगे जहाँ पे हम आपको बताएंगे कि मनी मार्केट में पैसा कहाँ से लगाए। ठीक, लास्ट सर हाई लिक्विड। हाई लिक्विड का मतलब पैसा बहुत जल्दी आपको फॉर्म में, मतलब जिस फॉर्म में आपने लगाया था उसी फॉर्म में वापस मिल जाएगा। अब मनी मार्केट के लिए 1, 2 और 3 चीजें कर दी। अब देखना सर ये चौथी चीज और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसका नाम है इंस्ट्रूमेंट। आप ऐसे समझो कि आपके एग्जाम में यही आएगा, यही आएगा, यही आएगा। ठीक, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं आपके लिए। अब आप इसको अगर समझ गए, नीचे आ जा भाई,
हैंग क्यों कर रहा है? भाई अभी हैंग नहीं होना तुझे। हाँ जी सर, अब देखना जितना जितना मैं दिखाऊंगा उतना उतना देखोगे तो इसके अंदर के जितने भी पार्ट है मैं आपको सब याद करा दूंगा, और हर बार एग्जाम में इसमें से आता है तो इस बार भी आएगा सर। इसके इंस्ट्रूमेंट, अभी मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटीज होती है। अब आपका सवाल था कि सर कौन कौन सी सिक्योरिटीज होती है, तो सर पहली वाली सिक्योरिटी का नाम है कॉमर्शियल पेपर। पहली वाली सिक्योरिटी का क्या नाम है सर? कॉमर्शियल पेपर। पहली वाली सिक्योरिटी का नाम है कॉमर्शियल पेपर सर। अब देखना ये क्या होता है सर कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर मैंने यहां पे क्या लिखा? इट इज शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। तीन बातें मैंने याद कर ली। आपके एग्जाम में अगर कमर्शियल पेपर तो आपको पहली बात लिखनी है इट इज शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट। चौथी बात नेगोशिएबल है सर। नेगोशिएबल का मतलब आप इसकी कीमतें अपने हिसाब से तय कर सकते हो। एंड ट्रांसफरेबल, आप इसको किसी को भी ट्रांसफर कर दो। बोलो सर ये पांच बातें याद हुई? दोबारा, इट इज अ शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट, नेगोशिएबल एंड ट्रांसफरेबल। डन। अगली चीज देखो सर, मैंने यहाँ पे लिखा है 15 डेज से लेके 1 ईयर तक इसका मेच्योरिटी पीरियड होता है। क्या बोला मैंने सर? मिनिमम 15 दिन के लिए इश्यू होता है और मैक्सिमम 1 साल तक के लिए होता है। अब आपका अगला सवाल आएगा सर ये कॉमर्शियल पेपर कौन इशू करता है? देखो वर्ड आ रहा है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल का मतलब हुआ कंपनीज करती है सर, और वो कंपनी एक पेपर बनाती है, इसमें बात लिखती है। अगला पर्पस आएगा सर क्यों करती है सर? टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट। सर फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? अब ऐसे समझो, देखो मैं अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज हूँ, छोड़ो मैं पी आनंद कंपनी लिमिटेड हूँ, ठीक, मैंने अपनी कंपनी बनाई है और मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन पब्लिक से पैसा मांगने के लिए मुझे कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। जैसे मुझे बैंक से अप्रूवल लेना है, मुझे अपना प्रोस्पेक्टस बनाना है, अपनी वेबसाइट बनानी है, इन सब में पैसा लगता है। अब इन सब के पैसों के लिए मैंने क्या बोला, हम ना मनी मार्केट से पैसा उठा लेते हैं कमर्शियल पेपर इशू करके। तो सर टू मीट फ्लोटेशन कॉस्ट, ये जो शेयर्स डिवेंचर इशू करने के लिए जो पैसा लगता है उसको बोला जाता है फ्लोटेशन कॉस्ट। मतलब पब्लिक से 100 करोड़ रुपए मांगने के लिए मुझे अपने 50 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो मैं कमर्शियल पेपर से वो 50 लाख रुपए उठा लेता हूँ। ठीक, अब आपके एग्जाम में फिर से एमसीक्यू आएगा, पूछेंगे ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे लिखा है ब्रिज फाइनेंसिंग, मतलब इस तरीके का, इस वाली चीज को बोला ब्रिज फाइनेंसिंग। मतलब ये कंपनी है, ये कंपनी है और यहाँ पे शेयर्स और डिवेंचर है, तो मतलब कंपनी को शेयर डिवेंचर लेने के लिए इस ब्रिज से होके जाना पड़ता है। ब्रिज का मतलब हमें ये कमर्शियल पेपर इशू करना पड़ता है, इसीलिए इसका नाम रखा गया ब्रिज फाइनेंसिंग। बहुत बड़े पैसे लेने के लिए छोटे छोटे पैसे को मुझे लेना पड़ रहा है, ये हुआ कमर्शियल पेपर। ठीक, अच्छा अब इसमें एक और चीज देखो, रेड से, जो चीज मैंने रेड से लिखी हुई ना इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, सोल्ड एट डिस्काउंट रिडीम एट पार, मतलब मैं इसको इशू ऐसे करता हूँ कि भैया जो मुझे अभी 90 रुपए दे देगा ना, मैं उसको 15 दिन बाद 100 रुपए दूंगा। मतलब मैंने 100 रुपए वाली चीज डिस्काउंट में इशू करी है, 100 रुपए वाली चीज डिस्काउंट में इशू करी है, और मैं बोल रहा हूं कि मैं रिडीम पैसा लौटाऊंगा पार पे। बोले बात समझ में आ गई? पक्का पक्का, एक बार इसको देखो, शायद मेरे से कोई डाउट हो सकता है आपका। देखो अभी जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरे सामने कुछ बच्चे बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि सर संदीप गर्ग सर की बुक में इतना नहीं लिखा हुआ। भाई मुझे क्या लेना संदीप गर्ग सर की बुक से, मैं संदीप गर्ग थोड़ी हूँ सर। सर मैंने तो एनसीईआरटी से अपने नोट्स बनाए, एनसीईआरटी में सारी बातें हैं, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक, आप ऐसे समझो मैं भी जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक, अब आओ अगली चीज सर, कमर्शियल से याद रखना, कंपनी, कंपनी को शेयर डिवेंचर इशू करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, इसीलिए वो कमर्शियल पेपर इशू करती है। अगला देखो सर, अगला है सर ट्रेजरी बिल। अब इसको बहुत ध्यान से देखना सर, ट्रेजरी बिल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप बताओ इस ट्रेजरी का मतलब क्या होता है? सर ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना, और हमारे देश में खजाना सिर्फ किसके पास है? प्रधानमंत्री, ओ सॉरी, सरकार के पास। खजाना सिर्फ किसके पास है? सरकारों के पास। ठीक, अच्छा अब मोदी जी के पास टाइम तो है नहीं कि वो ट्रेजरी बिल इशू करे, भाई वो तो चुनाव प्रचार में बिजी रहते हैं ना, केजरीवाल को जो भी है, तो वो बिजी रहते हैं, तो उनके बिहाफ में ये काम कौन करता है? ये देखो सर, अगला ट्रेजरी बिल इशूड बाय आरबीआई, इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ये यहां पे खत्म होता है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक, चलो सर ये मुझे याद हो गया
कि इशूड बाय आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल बैंक, डन। लेकिन सर ये ट्रेजरी बिल गरीब आदमी के लिए नहीं है, क्यों? क्योंकि अगर आपको यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना है तो आपको 25,000 के लॉट में करना पड़ेगा। 25,000 या मल्टीपल का मतलब क्या होता है, या तो 25,000 करो, या 25 प्लस 25 50,000 करो, या 25 प्लस 25 प्लस 25 75, मतलब जितना भी करना है, एक यूनिट 25,000 का आएगा। तो समझ में आया, 25,000 या मल्टीपल में। अब तीसरी बात आया सर नेग्लिजिबल रिस्क। सर यहाँ कमर्शियल पेपर में थोड़ा सा रिस्क हो सकता है क्योंकि इशू करने वाला आरबीआई है, लेकिन सर ट्रेजरी बिल को तो खुद सरकार ही इशू कर रही है आरबीआई की तरफ से, तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, रिस्क हो गया जीरो। लेकिन फिर देखो यहाँ पे मैंने दो बातें लिखी हैं सर, जीरो कूपन बॉन्ड। बेटा इस ट्रेजरी बिल को जीरो कूपन बॉन्ड बोला जाता है। अब उसके पीछे का भी रीजन सुनो सर, इसलिए क्योंकि इसको भी डिस्काउंट पे इशू करते हैं और इसको भी रिडीम पे, सॉरी इसको भी पार पे रिडीम करते हैं। मतलब वही बात, लेंगे 90 देंगे 100, लेकिन इसकी फेस वैल्यू कितनी होती है सर? इसकी फेस वैल्यू 100 होती है। ठीक, चलो सर आगे देखते हैं सर। दो बातें हो गई, अब थर्ड देखना सर मेरे साथ। थर्ड, ऊपर चले जा दोस्त, पता नहीं हैंग क्यों करने लगा सर। चलो सर अब बस 3 4 5 बचा है, मेरे साथ करोगे तो याद हो जाएगा सर। थर्ड देखना सर, अब आया कॉल मनी, मतलब कॉल करके मांगेगा आपसे पैसे। कैसे मांगेगा? कॉल मनी, याद रखना। लेकिन कॉल करके पैसा कौन मांगेगा और आप उसको दे दोगे? इतने शरीफ हो क्या आप? हाँ जी सर, अगर हमारा दोस्त मांगेगा तो हम दे देंगे, दोस्त मांगेगा तो दे देंगे। ठीक, ऐसे यहाँ पे याद रखना, बैंक बोरो फ्रॉम बैंक। ओ तरीके से याद हो गया सर। कॉल करके कौन मांगेगा? यूनियन बैंक एक्सिस बैंक से मांगेगा। बैंक बोरो फ्रॉम बैंक टू मेंटेन CRR। देखो सर इंडिया में ना सभी बैंक के ऊपर कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स लगी हुई है, उसमें से एक रिक्वायरमेंट है CRR, जिसकी फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशो। हर बैंक को अपने यहाँ पे शाम को ताला लगाने से पहले एक मेंटेन करना पड़ता है CRR का रेशियो। लेकिन अगर वो कम हो गया तो उसके ऊपर पेनल्टी लगती है। तो बैंक्स क्या करती है, मान लियो पैसा थोड़ा सा ड्रॉप हो गया, लेकिन बैंक को पता है कि कल पैसा आ जाएगा, फिर ठीक हो जाएगा, तो रात भर के लिए वो एक बैंक दूसरे बैंक से कॉल करके पैसा उधार ले लेता है। अब यहाँ पे देखो सर, पैसा कितने देर के लिए होता है? 1 दिन से लेके 15 दिन तक के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे जो रेट लगता है ना, रेट, ये कॉल मनी में कौन सा रेट लगेगा? कॉल रेट लगता है। और ये जो कॉल रेट होता है ना, ये बहुत वॉलेटाइल होता है। मतलब मान लेते, कहानी सुनना, HDFC वाले ने एक्सिस बैंक को कॉल किया 3 बजे कि भैया मुझे ना 20 करोड़ रुपए चाहिए। तो कहता सर दे देंगे 20 करोड़, 3% पे ले जाओ मेरे से। ठीक, अब HDFC थोड़ी देर बाद कहता है कि नहीं नहीं सर मुझे तो 5 करोड़ ही चाहिए। तो कहता है सर अब तो हम आपको 5% पे देंगे। मतलब मिनट मिनट में रेट बढ़ जा रहे हैं सर, ये इतना वॉलेटाइल होता है। ठीक, चलो सर। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने लिखा R2R, मतलब घंटे के लिए भी पैसा उधार लिया जाता है। तो इसका मतलब अगर आपके MCQ में लिखा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर आवर्स बोरोइंग, मतलब घंटों के बोरोइंग के लिए यूज हो रहा है, तो वहां पे हम क्या लिखेंगे? कॉल मनी। डन सर, अभी तक मैंने आपके 3 करा दिए। अब नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसकी कहानी सुनना। इशूड बाय कमर्शियल बैंक प्लस NBFC। इसको कौन इशू कर रहा है सर? या तो बैंक्स इशू कर रही हैं या फिर NBFC। सवाल है कर ही क्यों रही हैं और किसको कर रही हैं? सर देखो, जिस समय बैंकों को ऐसा लगने लगता है ना कि हमारे पास तो पब्लिक से पैसा आ ही नहीं रहा, मतलब टाइट लिक्विडिटी, मतलब इतना ज्यादा है कि कोई पैसा देने को तैयार ही नहीं है और मांगने वाले बहुत ज्यादा, मतलब इन्वेस्टर्स बहुत हैं लेकिन सेवर कोई नहीं है, तो ऐसे केस में बैंक अपने रेट्स थोड़े से बढ़ा के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर देता है। लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना, कब? टाइट लिक्विडिटी के केस में और हाई क्रेडिट डिमांड के केस में, जब पैसा बहुत ज्यादा लोग मांग रहे हैं उस केस में ये लोग ऐसा करते हैं सर। ठीक, अच्छा अब लास्ट आ जाते हैं सर, कॉमर्शियल बिल क्या होता है? कॉमर्शियल बिल का मतलब आपको कहानी पता है कि एक सेलर ने एक परचेजर को अपना गुड्स बेचा। अब उससे कहता है भैया पैसे, कहते हैं पैसे तो मैं आपको 15 दिन बाद दूंगा। तो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, हम क्या कहते हैं, भाई तू मुझे BR बना के दे दे, BR बिल्स रिसीवेबल। वही है सर ये कॉमर्शियल बिल, जो कि क्रेडिट सेल के केस में ही होता है। ठीक, चलो सर, अभी मैंने आपको जितना भी पढ़ाया मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूं ये सर। ठीक है, आप इसको देख लो, जितना पढ़ा बस इतना याद करना, इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक, चलो सर ये करो, अभी आपसे पूछता हूँ। चलो नालायक बच्चों, इसके बाद अब हम देखेंगे
कैपिटल मार्केट, देखो जरा कितनी तेजी से खत्म हो रही है चीजें, ठीक है। अब कैपिटल मार्केट का पहले मीनिंग देखते हैं। अब पहले बताओ क्या आपको मनी मार्केट का मीनिंग याद है? बहुत बढ़िया सर। अब देखो सर कैपिटल मार्केट का, इट रेफर्स टू फैसिलिटीज, ओके सर ये फैसिलिटीज है, एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। अरे सर बहुत भारी भरकम वर्ड है, लेकिन ये आपको लिखने पड़ेंगे, दोबारा बोल रहा हूँ सर। इट रेफर्स टू फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट थ्रू विच मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स। डन सर। एक बार दोबारा देख लेते सर ताकि याद हो जाए, आप आंखें बंद करके भी मुझे सुन सकते हो बेटा, मैं तो बहुत सारे बच्चों के सपने में भी आता हूँ एग्जाम वाले दिन। इट रेफर्स टू फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट through which medium and long term funds both debt and equity are raised and invested. डन सर, सारी बात आ गई सर। इसके अंदर जिस बच्चे ने इसको ठीक से याद कर लिया उसको फीचर्स भी मिल जाएंगे सर, यही डेफिनेशन उठा के इसके फीचर्स भी लिख देना, ठीक। चलो सर, लेकिन आप इतना इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं आपको इसके फीचर याद करा देता हूँ सर। फीचर पहला, ये मीडियम है और लॉन्ग टर्म है। डन सर। यहाँ पे जो इंस्ट्रूमेंट है ना सर, वो डेट इंस्ट्रूमेंट है और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ठीक। इसकी डिटेल आपको पता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप इतना ही लिखना सर। आगे लेस लिक्विड है, जैसे मनी मार्केट मोर लिक्विड था ना, हाईली लिक्विड, सर ये लेस लिक्विड है। अगला रिस्कियर है सर, यहाँ पे रिस्क ज्यादा है लेकिन यहाँ पे रिटर्न्स भी ज्यादा है सर। अगला हाई रिटर्न सर। तो ये 5 बातें बहुत आसानी से मुझे याद होती हैं। अच्छा, इसके अलावा अब इसके पार्टिसिपेंट कौन है, पहले एक बार रिकॉल करो कि आपको उसके पार्टिसिपेंट याद है। अगर आपको उसके पार्टिसिपेंट याद है तब इसके पार्टिसिपेंट याद करना, नहीं तो वीडियो को पीछे ले जाओ, पीछे से शुरू करो सर। पार्टिसिपेंट पहला कमर्शियल बैंक, क्या वहां पे कमर्शियल बैंक था? सर। उसके बाद यहाँ पे आया डेवलपमेंट बैंक, क्या ये वहां पे था? वहां पे नहीं है सर, यहाँ पे आया डेवलपमेंट बैंक। अब अगर आपसे एग्जाम में वो क्या नाम है एग्जाम्पल पूछ ले कि इसका एग्जाम्पल कौन है, तो आपको याद है नबार्ड। अरे नबार्ड याद है क्या? हाँ जी सर, तो आप इसके एग्जाम्पल में नबार्ड लिख देना सर, ठीक है। चलो सर अगला, इसके बाद बोला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं? अरे वो जो सिर्फ फाइनेंस देने का काम करते हैं सर, क्रेडिट सिटी कंपनीज वगैरह होती है इसमें। अच्छा, उसके बाद है फॉरेन इन्वेस्टर, अगर कोई विदेशी भी इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, FII जैसे हो गया FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वगैरह, तो वो लोग यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा स्टॉक एक्सचेंज, अभी हम देखेंगे सर स्टॉक एक्सचेंज कौन होता है, अभी बस इसका नाम याद रखना है सर, स्टॉक एक्सचेंज, ठीक। वैसे आपको ये भी नाम बता देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे यहीं पे वीडियो छोड़ के चले जाए। तो सर स्टॉक एक्सचेंज हो गया, जैसे बोलो बोलो बोलो, 2 ही तो स्टॉक एक्सचेंज है। हाँ क्या बोला? NSE और BSE। लेकिन बच्चों मैं आपको एक बात बताऊं, ये 2 वो स्टॉक एक्सचेंज है जो बहुत फेमस है, लेकिन इंडिया में बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज है जिनके बारे में हम नाम भी नहीं जानते। चलो सर अगला, कॉर्पोरेट एंटिटीज, क्या कॉर्पोरेट एंटिटीज वहां पे थे? अरे थे ना, याद करो, लार्ज कॉर्पोरेट हाउस और कॉर्पोरेट एंटिटीज दोनों सेम बात है। लेकिन यहाँ पे हम सब भी आ सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर, हम भी यहाँ पे आके अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बोलो सर ये कैपिटल मार्केट याद हुआ? हाँ जी सर, लेकिन छोड़ के नहीं जाना, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बोला है कैपिटल मार्केट 2 तरीके का होता है, प्राइमरी जहाँ पे न्यू इशू होता है, सेकेंडरी जिसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज या फिर एक्सचेंज मार्केट भी बोलते हैं। अब वो भी देखो सर, आओ अब आओ सर, देखो मेरे साथ कैपिटल मार्केट। सर मैंने बोला कैपिटल मार्केट 2 तरीके का है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अभी मेरे साथ देखो, अभी मेरे साथ देखना, ये पहले इतना सुनाओगे? चलो सर पहले इतना सुनाओ तब देखता हूँ, आओ पहले इतना सुनाओ। चलो सर अब आ जाते हैं सर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में। कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि प्राइमरी मार्केट उनको आता है, अभी उनको भी होश में लाते हैं सर, ठीक है। प्राइमरी मार्केट, ठीक है, इसको मैंने बोला न्यू इशू मार्केट, इट डील्स विद न्यू सिक्योरिटीज बीइंग इशूड फॉर द फर्स्ट टाइम। डन सर। अच्छा, अब यहाँ पे इशू करने के कुछ मेथड्स हैं, टोटल 6 मेथड आपके एग्जाम में हैं। वो हो सकता है आपसे पूछे राइट द मेथड, या फिर किसी एक मेथड का नाम लेके बोले कि आप उसको एक्सप्लेन करो। तो अभी आपको ना मैं सारे मेथड्स बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि एग्जाम में इससे MCQ फंसेगा। सबसे पहला ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। अब आप ऐसे समझो, अब आप ऐसे समझो, कौन से पेन से लिखना है? ठीक है, मुझे इस पेन से लिखना है, ठीक है। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस का मतलब आप ऐसे समझो कि मैं एक कंपनी हूं, ठीक, और मुझे अपने लिए पब्लिक से पैसा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? तो मुझे यहाँ पे 2 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। पहला मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि मैं एटलीस्ट, ध्यान से बेटा, एटलीस्ट
किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करूंगा, किसी एक स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करूंगा, अपनी कंपनी को। पहले बोलो, बात समझ में आई क्या सर? पहली बात समझ में आई। दूसरी बात, इसके बाद मैं अपनी कंपनी में आप लोगों से पैसा क्यों मांग रहा हूं, इसके लिए मैं एक प्रोस्पेक्टस रेडी करूंगा। जैसे आपके स्कूल कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है ना, मैं ऐसी एक प्रोस्पेक्टस रेडी करूंगा जिसमें अपनी कंपनी की सारी डिटेल बताऊंगा, आप जैसे पब्लिक से कितना कितना पैसा मैं डिमांड कर रहा हूं, ठीक है। पैसा डिमांड करने के बाद उस पैसों को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, और इन्वेस्टमेंट के बाद उससे आने वाले पैसों को आप लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, मैं ये सारी बात इस प्रोस्पेक्टस में लिखूंगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे एक और रिक्वायरमेंट है कि आपको यहाँ पे ना अंडर राइटर रखना होता है। सर ये अंडर राइटर कौन होता है? अब देखो, वर्ड का मतलब समझोगे तो समझ में आएगा। अंडर राइटर का मतलब होता है कम। एक बार कॉल क्यों कर रहे हैं लोग मुझे, इसको साइलेंट में करता हूँ, अब परेशान नहीं होगा, ठीक है। अंडर राइटर का मतलब, देखो आपने ना जब क्या नाम है, अकाउंट्स में शेयर कैपिटल का चैप्टर पढ़ा होगा, तब आपने उसमें देखा है कि सेबी की गाइडलाइंस है कि अगर आपने पब्लिक से किसी भी मॉडल पे पैसा मांगा और आपके मांगे हुए पैसों में अगर उन्होंने एटलीस्ट 90% पैसा नहीं दिया, तो आपको मार्केट छोड़ के जाना पड़ता है, सब पैसे लौटाने पड़ते हैं। ऐसे केस में काम आता है अंडर राइटर, जो आपके कम सब्सक्राइब्ड शेयर्स को सब्सक्राइब कर देता है, ठीक। तो सर मुझे ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस का डिटेल भी समझ में आया, लेकिन यहाँ पे एक और चीज दिखना कि यहाँ पे आप पब्लिक से पैसा मांगने के लिए अपने प्रोस्पेक्टस की डिटेल को न्यूज़पेपर में भी डाल सकते हो कि सर न्यूज़पेपर में डाला हुआ है, हम नए इशू कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और हमारी कंपनी को समझ रहे हैं तो आप इन्वेस्ट करने के लिए आ सकते हैं। तो सर मुझे पहला समझ में ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस, बोलो बात समझ में आई क्या? डन सर। अब दूसरा, ऑफर फॉर सेल का मतलब क्या होता है? देखो, अब आपको पता है कि इंडिया में पहले से ही बहुत सारे सब ब्रोकर या फिर इंटरमीडियरीज बैठे हुए हैं जो यही काम करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने शेयर्स इन लोगों को अप्रोच किया कि भैया तुम मेरे शेयर्स बिकवाओ। अब वो मेरी कंपनी की इंफॉर्मेशन पब्लिक में अपने चैनल के थ्रू पहुंचा रहे हैं, तो वह ऑफर फॉर सेल, जहां पे मैं अपने शेयर्स की इंफॉर्मेशन किसी और कॉर्पोरेट हाउस, किसी और स्टॉक, यहाँ पे दो लोग होते हैं सर, वैसे नाम लिख लो, दो लोग कौन सर? कोई और ब्रोकर या फिर सब ब्रोकर, हम इनको इंटरमीडियरी भी बोलते हैं, इंटरमीडियरी भी बोलते हैं, जो हमारे लिए ये सारा काम करते हैं सर, ठीक। अब देखो सर, तीसरा प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो आपको एक बात पता है ना कि अगर आप खुद से पब्लिक से पैसा मांगने जाते हो तो आपको अपने आप को प्राइमरी मार्केट में रजिस्टर करना पड़ता है, शेयर मार्केट में अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है, लिस्टिंग करानी पड़ती है। लेकिन ये सब बहुत कॉस्टली अफेयर है, इसमें पैसा लगता है क्योंकि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट आपको एक ऑफर करता है जहां पे आप अपने शेयर्स के लिए पैसे कुछ गिने चुने लोगों से ही मांगते हैं जो आपको पहले से ही जानते हैं। अब आप उन्हीं को ऑफर देते हो और वो आपको पैसा भी देते हैं, तो बीच में ये सारा झंझट खत्म हो जाता है। तो उसको बोला गया प्राइवेट प्लेसमेंट, वेयर मनी हैज बीन कलेक्टेड फ्रॉम नोन सोर्स और फॉर सम रेप्यूटेटेड और नोन इंडिविजुअल्स। डन। चलो सर, उसके बाद आता है राइट इशू। अब इस राइट इशू को समझना, जैसे ही आप लोग बीकॉम वीकॉम में आओगे तो इसके क्वेश्चंस भी आने लगेंगे सर। अब राइट इशू समझना सर, राइट इशू समझना बहुत ध्यान से, एग्जाम में आ चुका है, फिर से पूछ सकते हैं सर राइट इशू क्या होता है सर। देखो समझो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास पहले से, एग्जाम्पल के तौर में बता रहा हूँ, 100 शेयर होल्डर हैं जिन्होंने ऑलरेडी कंपनी को 1000 रुपीज दे रखे थे पहले से, और कंपनी इनके लिए एक काम कर रही है, जैसे मान लेते हैं टेक्सटाइल का काम करती थी कंपनी इनके लिए, ठीक। अब कंपनी कहती है कि सर हम टेक्सटाइल से ना शूज के बिजनेस में भी आना चाहते हैं, शूज के बिजनेस में, और हमें पब्लिक के लिए हम एक शेयर इशू कर रहे हैं 1000 रुपए का। लेकिन हम पहले तुम लोगों को बोल रहे हैं अगर तुम हमारे शेयर लेना चाहते हो तो ये 1000 वाला शेयर हम तुमको 990 में दे देंगे, और तुम लोग 100 लोग हो, तुम मुझे पैसा दे दो। तो इसका मतलब पब्लिक को इशू करने से पहले मैंने इस शेयर्स का राइट तुमको दिया, तो राइट इशू, जहां पे राइट क्योंकि तुम मेरी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, इसीलिए ये वाला राइट मैंने तुमको दिया।
तो इसलिए इसका नाम रखा गया राइट इशू, जहां पे तुम्हारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि कंपनी तो एक ही है, और कंपनी में अगर कोई नया शेयर होल्डर आएगा तो तुम्हारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बट जाएगी। जैसे पार्टनरशिप आपको याद है ना, 2 लोग होते हैं, तीसरा आदमी आ जाता है तो प्रॉफिट 3 लोगों में बंटने लगता है। ठीक वैसे ही अगर कंपनी में नए शेयर होल्डर्स आएंगे तो पैसा उन लोगों को भी मिलने लगेगा प्रॉफिट का, शेयरिंग का। तो इसलिए ये राइट हमने तुमको दिया कि तुम मेरे से आके ले जाओ। ठीक, चलो सर ये भी समझ में आया। अब आते हैं सर लास्ट में ई आईपीओ क्या होता है सर, इसको बोला गया इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ। इसके कंसेप्ट को समझना, नहीं तो फिर आप इसका कंटेंट गलत लिख दोगे बेटा। और ये टेक्निकल है, इसमें बच्चों को मार्क्स तभी मिलेगा जब आप लोग टेक्निकल लैंग्वेज लिखोगे। अब यहाँ पे टेक्निकल लैंग्वेज में क्या लिखना है वो देखो सर। ई आईपीओ की पहले तो फुल फॉर्म हो गई इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। डन सर। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपनी अपने आप को रजिस्टर करेगी यहाँ पे सर कैपिटल मार्केट के प्राइमरी मार्केट में। ठीक, ये कंपनी ने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर किया, पहली बात। दूसरा सर, इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे सब ब्रोकर जुड़े हुए हैं, सब ब्रोकर, और सब ब्रोकर के पास बहुत सारे इंडिविजुअल की लिस्ट है, या फिर इंडिविजुअल इन्होंने अपने पास रजिस्टर कर रखे, इंडिविजुअल्स लोग। तो कंपनी ने अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर किया, अपने शेयर्स के लिए पैसा ई आईपीओ के फॉर्म में मांगा। इनसे ये शेयर्स कौन खरीदेगा सर? इनसे ये शेयर्स सब ब्रोकर खरीदेंगे, ये सब ब्रोकर इनसे पैसा शेयर्स खरीदेंगे। लेकिन ये किससे पूछेंगे? ये इंडिविजुअल से पैसा मांगेंगे और यहाँ पे डालेंगे। तो कहने का मतलब ई आईपीओ में डिमांड कौन करता है? सब ब्रोकर करते हैं। लेकिन सब ब्रोकर कहाँ पे करते हैं सर? इस कैपिटल मार्केट के प्राइमरी मार्केट में। तो कंपनियां अपने आप को यहाँ पे रजिस्टर करती है और अपने शेयर्स को यहाँ पे लिस्ट करती है कि सर हमारा एक शेयर इतने रुपए का आ रहा है। सब ब्रोकर पब्लिक के पास जाते हैं, पब्लिक से कहते हैं कि सर इस कंपनी का शेयर आ रहा है, क्या आपको लेना है? तो वो अप्लाई करते हैं, फिर सब ब्रोकर इनके पास अप्लाई करता है, फिर यहाँ से शेयर लेके वो इनको देता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे सप्लाई कौन कर रहा है? कंपनी, और डिमांड कौन कर रहा है? सब ब्रोकर। बोलो सर ये सारे मेथड्स आपको समझ में आ गए? तो जो मैंने बोला बस इसी को सुन के एग्जाम में लिख देना बेटा। जब ये समझ में आ जाए तो अब मेरे साथ आ जाओ सर सेकेंडरी मार्केट में सर। ठीक, अब सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है? जैसे ही आपको शेयर्स मिल गया, आप उस शेयर्स को लेके यहाँ पे आ गए। अब इसको सुनो, स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज, इसके दो दूसरे नए नाम आए। सेकेंडरी मार्केट का नाम है स्टॉक मार्केट या फिर स्टॉक एक्सचेंज। आगे, मार्केट फॉर द परचेजेस एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सर मुझे ये भी याद हुआ, तीसरी चीज। अब यहाँ पे डेफिनेशन, जो बच्चा बहुत अच्छे से याद करना चाहता है वो डेफिनेशन याद कर ले, लेकिन बात सेम ही लिखी हुई है। देखो, स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज एक इंस्टीट्यूशन है जो आपको प्रोवाइड कराता है क्या? अ प्लेटफॉर्म। अच्छा, अब समझ में आया कि स्टॉक एक्सचेंज खरीद और बेच नहीं रहा, ये अमेजॉन की तरह काम कर रहा है कि किसी कंपनी का शेयर्स यहाँ पे लिस्ट है और हम जैसा इंडिविजुअल जाता है, शेयर्स को देखता है, परचेज कर लेता है। दोबारा, स्टॉक एक्सचेंज इज एन इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। सर याद हो गया, अब हम ये कभी नहीं भूलेंगे। आगे देख लो सर, हेल्प कंपनीज टू रेज फाइनेंस। ठीक बात है, यहाँ पे शेयर्स बेच कौन रहा है सर? कंपनीज बेच रही है, तो कंपनी को पैसा मिलने में ये हेल्प करता है। ठीक सर, यहाँ तक हो गया। तो अब अगली चीज देखो सर, अगर याद हो पाता है तो। लाइन कैसे खींची? आगे देखो सर, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956। अब अगर ये वाला याद हो गया तो बड़ी बात हो जाएगी। दोबारा, अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 क्या कहता है सर? इट मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अब समझ में आया, स्टॉक एक्सचेंज कुछ लोगों ने मिलकर बनाई हुई है, स्टॉक एक्सचेंज कुछ लोगों ने मिलकर बनाई हुई है। तो इट मीन्स एनी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। मतलब अभी तक हम लोग जो देखे थे ना, ये एनएससी और बीएससी, सर इनका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है, लेकिन इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग, अच्छा हेल्प करने के लिए बने हैं, रेगुलेटिंग या कंट्रोलिंग द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। अब समझ में आया मुझे, स्टॉक एक्सचेंज कुछ लोगों का ग्रुप है, चाहे उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कराया हो या ना कराया हो, उनका पर्पस है बनने का असिस्ट करना लोगों को, रेगुलेट करना या फिर कंट्रोल करना। किसको? बिजनेस को। किस चीज के बिजनेस को? बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज के। डन।
अब इतना डिटेल में और इतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में, येट एनसीईआरटी की लैंग्वेज में मैंने आपको एक करा दिया, जल्दी से याद करो इसको। चलो सर, जब इतना कर लिया है तो तुम अपने छोटे भाई सेबी को क्यों छोड़ के जा रहे हो? सेबी बोले तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक, क्या बोला? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जब मैं कॉपी चेक करता हूं ना तो कुछ बच्चे यहाँ पे शेयर्स लिखते हैं, ठीक है, आपको क्या लिखना है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब सर इसका मीनिंग बता दो। सर देखो, मीनिंग आपको बहुत सारे एमसीक्यू के आंसर दे देगा। सबसे पहले, इट इज इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बनाई हुई बॉडी है। ऑन 12 अप्रैल 1988। डन सर, मुझे ये भी याद हुआ। एज एन इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। ओके, आप इसको तो भूल ही नहीं सकते हो। क्या याद रखना सर? ये एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। किस लिए? टू प्रमोट ऑर्डरली एंड हेल्दी ग्रोथ। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑर्डरली मतलब ऑर्डर से चले और हेल्दी तरीके से, कोई चीटिंग वीटिंग ना हो। ग्रोथ ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट फॉर इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। डन है सर। अब देखो, सरकार को ना यहाँ पे काम करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि सबसे ज्यादा लोग अपने पैसे को यहीं पे लगाते हैं और हारते हैं। आप जुआ समझते हो, ताश खेलना, ठीक सिक्योरिटी मार्केट, ये स्टॉक एक्सचेंज ऐसा ही है। तो यहाँ पे सरकार बहुत जरूरी था कि वो नजर रखे। आपको पता है हर्षद मेहता वाला स्कैम हुआ था, उस समय तक सेबी इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट करता ही नहीं था। भले बन गया था इस डेट में, लेकिन इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था। ठीक, चलो सर, तो ये डेफिनेशन याद हो गई। एक बार और कराऊं या हो जाएगा? हो जाएगा सर। तो सर अब इसके ऑब्जेक्टिव बता दें। अब देखो, ऑब्जेक्टिव को ना मैं इस तरीके से लिख के लाया हूं ताकि आपको पक्का याद हो। पहला, टू रेगुलेट। पहला इसका ऑब्जेक्ट क्या है? रेगुलेट करना। किसको रेगुलेट करना सर? स्टॉक एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्रीज, मतलब सिक्योरिटी इंडस्ट्री जो शेयर डिवेंचर वगैरह खरीदती बेचती है। फॉर ऑर्डरली, क्या लिखा था सर यहाँ पे? क्या लिखा था? ऑर्डरली एंड हेल्थी ग्रोथ। सेम लाइन यहाँ पे चिपकानी है बेटा। सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड सिक्योरिटी इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए आई ताकि वो ऑर्डरली एंड हेल्थी तरीके से ग्रोथ कर पाए। बोलो सर, पहला याद आ जाएगा? याद रखना, टू रेगुलेट। अगला, टू प्रोटेक्ट। सर प्रोटेक्ट किसको कर रही है? यहाँ पे हमने बोला था ना इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए, तो यहाँ पे देखो मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए आई है। तीसरी चीज सर, टू प्रिवेंट। अरे रोक क्या रही है? अभी बोला ना हेल्दी ग्रोथ। हेल्दी ग्रोथ का मतलब अगर कोई यहाँ पे मैल प्रैक्टिसेस करता है ना, चीटिंग करता है, गलत प्राइस कोट करता है, जानबूझ के प्राइस को इंक्रीज कर रहा है, इन्फ्लेट कर रहा है, तो सर मैल प्रैक्टिसेस को प्रिवेंट करता है। लास्ट, टू रेगुलेट एंड डेवलप। सर रेगुलेट के साथ इसको डेवलप भी करना है। किसको डेवलप करना है सर? फेयर प्रैक्टिसेस को, कि यहाँ पे अच्छी चीजें हो, जो सही है वही हो। आपको बस ऐसे याद करना है, टू रेगुलेट, टू प्रोटेक्ट, टू प्रिवेंट एंड टू रेगुलेट एंड डेवलप। बोलो याद हुआ? जब ये याद हो जाएगा तो मैं आपको इनके फंक्शंस कराऊंगा। पहले आप इतना मुझे याद करके दो जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। चलो सर, जब इतना कर लिया तो अब सेबी के फंक्शंस भी करके जाओ ना सर। सेबी ने अपने फंक्शन को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है। पहले पार्ट का नाम है प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंट और रेगुलेटरी। आप ऐसे समझो, ये तो एग्जाम में कंफर्म आने वाला है सर। तो सेबी के कौन कौन से फंक्शन है, उसमें पहला फंक्शन आया कि ये प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। सर प्रोटेक्शन का मतलब बोला प्रोहिबिट, या मतलब प्रोहिबिशन। इसके अंदर क्या लिखना है सर? प्रोहिबिशन का मतलब वो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करती है। ठीक है सर, इनसाइडर ट्रेडिंग वगैरह को प्रोहिबिट करती है। ठीक इसी के लिए सेम चीज लिखिए, कंट्रोलिंग। कोई अनट्रेड फेयर प्रैक्टिसेस ना करे, उसको ये लोग कंट्रोल भी करती है। सर प्रोहिबिट का मतलब तुम मना करती है कि नहीं करना, लेकिन अगर कोई कर रहा होता है इनसाइडर ट्रेडिंग जैसी, तो यह कंट्रोलिंग के अंदर उनको पेनल्टीज भी लगाई जाती है, इवन अरेस्ट तक के प्रोविजन है। तो सर प्रोहिबिशन में आपको लिखना है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को प्रोहिबिट करती है। कंट्रोलिंग के अंदर लिखना है इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब कोई अगर कंपनी का आदमी जानबूझ के कंपनी की इंफॉर्मेशन बाहर किसी इन्वेस्टर को बता रहा है कि भैया शेयर्स खरीद लो क्योंकि हमारे फाइनेंशियल्स में बहुत प्रॉफिट आ गया है, अभी पब्लिश होने वाली है, फिर शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे, इस तरीके की चीज को कंट्रोल करना। अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग किस चीज की सर? अंडरटेकिंग किस चीज की? स्टेप्स, अंडरटेकिंग स्टेप्स फॉर
इन्वेस्टर प्रोटेक्शन सर। तो यहाँ पे अंडरटेकिंग करना है स्टेप्स को ताकि हम लोग इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए काम करें। लास्ट है सर प्रमोशन ऑफ फेयर प्रैक्टिसेस। तो अब मुझे ना चारों के लिए चीजें याद हो गई। प्रोहिबिट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, अंडरटेकिंग इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के स्टेप्स लेने हैं सर। अच्छा प्रमोशन किसका? फेयर प्रैक्टिसेस का। बोलो सर प्रोटेक्शन के लिए चारों काम हो गए। सर जब प्रोटेक्शन के लिए काम हो गए तो क्या सेबी ये भी कहती है कि कैपिटल मार्केट और बड़ा हो? हाँ जी सर, बड़े होने के लिए ये 4 काम कराती सर। पहला ट्रेनिंग कराती सर। ट्रेनिंग किसका? सर ट्रेनिंग हो रहा है ब्रोकर का, सब ब्रोकर का। इस यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट है जो काम करना चाहते हैं उनके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाता रहता है। ठीक, अगला सर कंडक्टिंग रिसर्च, मतलब और हम आपके लिए कितनी बढ़िया सर्विसेज दे सकते हैं या फिर किन किन चीज़ों पे और काम किया जा सकता है, कंटिन्यू उसके ऊपर रिसर्च होती रहती है और अगर कुछ फ्रूटफुल चीज़ें निकलती हैं तो उसको इम्प्लीमेंट भी कराया जाता है। ये डेवलपमेंट के लिए है। थर्ड एंड लास्ट अंडरटेकिंग। अब फिर से यहाँ पे अंडरटेक क्या करना है सर? undertaking steps to develop capital market, undertaking steps for development of capital market for the interest of the investor। बोलो सर डेवलपमेंट वाली चीजें भी याद हुई? चलो सर मुझे सर प्रोटेक्शन भी याद हुआ, डेवलपमेंट भी याद है। प्रोटेक्शन का मतलब तुम्हें बचाने के लिए, डेवलपमेंट का मतलब मार्केट को या फिर इन्वेस्टर्स को बढ़ाने के लिए। अब आता सर रेगुलेटरी। रेगुलेटरी होता है ये रेगुलर चीजें जो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मार्केट ठीक से चलती रहे। इसमें सबसे पहला आया सर रजिस्ट्रेशन। सर रजिस्ट्रेशन किसका? अब जो भी यहाँ पे ब्रोकर बनना चाहता है, मतलब जो लोगों को असिस्ट करेगा खरीदने बेचने के लिए, हम उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। हम सब ब्रोकर का भी करते हैं, या फिर कोई अगर अदर पार्टिसिपेंट है, कोई सा भी पार्टिसिपेंट अगर वो भी यहाँ पे मतलब सेल परचेज करना चाहता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है। अगला है रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब है कि सर चीज़ें कैसे काम करेगी उसके लिए रूल्स फॉर्मेशन एंड उसका इम्प्लीमेंटेशन का भी काम करता हूँ। अच्छा कॉलिंग क्या है सर? कि कॉल करती है? नहीं नहीं, कॉल करने का मतलब है अगर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बुक्स में कुछ प्रॉब्लम है तो मैं कॉल करके उस ब्रोकर से, सब ब्रोकर से या फिर किसी भी पार्टिसिपेंट से इंफॉर्मेशन मंगा सकता हूँ कि बताओ आखिर आपने ये वाला शेयर इस प्राइस पे क्यों खरीदना चाहा था या फिर आपने इस पे क्यों बेचा, आपके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई, तो मैं कॉल करके वो भी कर सकता हूँ। इसके अलावा सर लिवाइंग। सर लिवाइंग का मतलब क्या होता है? आपके ऊपर फीस लगाना, पेनल्टी लगाना या फिर और भी किसी तरीके की चीज़ें, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह वो लगाता है सर। लास्ट है सर पर, क्या है सर? परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग है, एक मिनट में देख लूँ सर नोट्स में क्या है मेरे। हाँ परफॉर्मिंग है सर। परफॉर्मिंग कुछ ऐसे पावर्स जो सेबी के पास, अगर कोई ऐसे पावर्स है जो सेबी को ऐसा लगता है किसी मतलब एडवर्स सिचुएशन में वो यूज़ कर पाए, तो उनको इतना पावरफुल बनाया सेबी को गवर्नमेंट ने कि भैया तुम अपनी पावर को यूज़ कर सकते हो। अभी हमने यहाँ पे देखा था ना, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको इस्टेब्लिश किया एक इंटरिम एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, तो उनको वो पावर भी दिए कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप उसके लिए काम कर सकते हो। चलो सर इतना हो गया, अभी देखो थोड़ा सा और आगे देखते हैं। चलो नालायक बच्चों अभी आ गए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। आप अगर ठीक से देखोगे तो मैंने एक ये क्लाउड बनाया जिसके अंदर पॉइंट्स हैं और मैंने अगला क्लाउड खाली रखा हुआ है। मैं नहीं चाहता कि मैं बहुत सारी चीज़ें लिखूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बहुत सारी बात सिखा दूं। क्यों? क्योंकि ये वाला एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? मैं आपको करवा रहा हूँ ट्रेडिंग प्रोसीजर्स। आप ऐसे समझो आप कॉमर्स के बच्चे हो, अगर नहीं भी हो फ्यूचर में जाके इन्वेस्टमेंट तो करोगे ना, और इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी सर? अच्छा इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में होता है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, ये उसके सारे स्टेप्स हैं। तो आप इसको अपनी स्टडीज के लिए तो लो ही लो, लेकिन स्टडीज के अलावा ये कैसे काम करती है रियल लाइफ में, आज आपको वो भी समझ में आएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ट्रेडिंग प्रोसीजर स्टॉक एक्सचेंज में कैसे होता है या फिर स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग कैसे होती है, तो उसके अंदर भी यही स्टेप्स लिखने हैं। ठीक, अब आप ध्यान से सुने, मैं यहाँ पे एक एक पॉइंट्स यहाँ पे उठाऊंगा और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखूंगा। सबसे पहला स्टेप है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। अब आपको पता है इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर हैं, जैसे ग्रो ऐप हो गया, वैसे देखा जाए तो 2 ही ब्रोकर है, NSDL और CDSL। ठीक, इसको हम लोग पार्टिसिपेंट बोलते हैं। ठीक है, बाद में समझेंगे और डिटेल में। लेकिन अब आपको ना इनके नीचे भी बहुत सारे सब ब्रोकर या सब पार्टिसिपेंट है, उनके पास अपने आप को रजिस्टर करना पड़ता है। तो सबसे पहला है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। तो सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर के लिए आपको क्या करना पड़ता है सर? आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना है ब्रोकर, जो बातें लिख रहा हूँ ध्यान से सुनना, या फिर आपको सेलेक्ट करना है सब ब्रोकर। बेटा आपको सेलेक्ट करना है सब ब्रोकर। जब आप इनको सेलेक्ट कर लोगे तो इनके साथ आपको 2 चीजें करनी है सर। आपको पहली चीज साइन करनी है
क्लाइंट ब्रोकर, क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट इनके साथ साइन करना है ये, और दूसरा आपको करना है क्लाइंट रजिस्ट्रेशन, जो नाम लिख रहा हूं यही नाम है बेटा, क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको इनके साथ ये दोनों चीजें फिल करनी है और साइन करनी है। क्या? क्लाइंट ब्रोकर एग्रीमेंट और दूसरा है क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक, जब आप लोग ये साइन कर दोगे तो क्लाइंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको मिलता है क्लाइंट कोड। क्या मिलता है सर? एमसीक्यू में पूछा हुआ है इसलिए यहां पे लिख दिया। क्या मिलता है सर आपको? क्लाइंट कोड मिलता है। ठीक है, लेकिन आपका रजिस्ट्रेशन यूं ही नहीं हो जाएगा, आपको कुछ यूजफुल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे। सर वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है? आपको अपना पेन देना पड़ेगा, पेन नंबर, आपको अपना आधार देना पड़ेगा। आधार से मिलेंगी उनको दो चीजें। सर कौन कौन सी चीजें? आपका डेट ऑफ बर्थ मिलेगा और आपका एड्रेस मिलेगा। ठीक, इसके अलावा आपको अपनी फोटोग्राफ देनी है, आपको अपने सिग्नेचर का स्पेसिमेन कॉपी देनी है, आपको एडुकेशनल सर्टिफिकेट्स देने हैं, एडुकेशनल सर्टिफिकेट्स देने हैं। ठीक, इसके अलावा आपको और देना है क्या? आप इस ब्रोकर के पास रजिस्ट्रेशन से पहले किसी और ब्रोकर के पास रजिस्टर थे तो अदर ब्रोकर डिटेल भी देनी है। क्या बोला सर? अदर ब्रोकर डिटेल भी देनी है। अब इन सब के बाद लास्ट में, क्योंकि काम तो यहाँ पे तभी होगा ना जब आप पैसा जमा कराओगे, तो आपको अपना बैंक अकाउंट डिटेल्स भी यहाँ पे फॉरवर्ड करनी है। सर मुझे पक्का पक्का सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर की सारी बातें समझ में आ गई। एक बार मैंने आपको जितना बोला आंख बंद करके रिकॉल करो, क्या सारी बातें दिमाग में घुस गई? चलो जल्दी आएगा, तू अपनी चला। क्या हो सर? आगे आते सर। ठीक है, ओपनिंग अ डीमैट अकाउंट। देखो जब आप पहली वाली सारी चीजें फुलफिल कर दोगे तो वो आपका एक डीमैट अकाउंट खोलेगा। सर कौन सा अकाउंट खोलेगा? सर डीमैट अकाउंट खोलेगा, डीमैट अकाउंट। अब अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि डीमैट की फुल फॉर्म क्या है तो क्या बोलोगे? डीमेटेरियलाइजेशन। अरे सर लिखवा दूं क्या? लिखो सर, डीमेटेरियलाइजेशन अकाउंट। डन सर। अच्छा, इसका दूसरा नाम है सर बेनिफिशियल, बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियल ओनर अकाउंट। लेकिन सर आपका ये अकाउंट ना आपके सेविंग बैंक या फिर करंट अकाउंट जो भी होगा, जो बैंक जहां पे पैसा रहता है वहां पे आपको इससे लिंक कराया जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब आप सवाल पूछोगे सर ये डीमैट अकाउंट में होता क्या है? सर बैंक अकाउंट में क्या होल्ड करते हो आप? सर बैंक अकाउंट में आप होल्ड करते हो मनी। हाँ जी सर, मनी को होल्ड करते हैं। सर आप डीमैट अकाउंट में होल्ड करते हो शेयर्स को। मतलब किसी को जानना होगा ना कि आपने कितने शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है, कौन कौन से शेयर्स में पैसा लगाया हुआ है। जैसे मुझे आपका बैंक बैलेंस जानना होता है तो मैं आपका बैंक अकाउंट चेक करता हूँ, ठीक वैसे आपके पास कौन कौन से शेयर्स हैं इसके लिए मैं आपका डीमैट अकाउंट चेक करूंगा। ठीक, चलो सर एक बार जल्दी से इसको देखो। अब सर आगे देखना बहुत ध्यान से। अब आप लोग आगे हो टेक्निकल में बेटा, टेक्निकल्स गलत मत करना। अब देखो सर, अब आई यहां पे तीन चीजें, प्लेसिंग एन ऑर्डर, मैच द ऑर्डर, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। अब क्योंकि आपने अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है, लेकिन आप ऐसे याद रखना जब भी आपको कोई शेयर खरीदना या बेचना है आप खुद से नहीं करते हो। तो सर किसको करते हो? अरे आपने अपना ब्रोकर चुना है ना, सब ब्रोकर को, आप उस ब्रोकर या सब ब्रोकर को प्लेस करते हो ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करने का मतलब क्या होता है? आप उसको दो चीजें बहुत क्लियरली बताओगे, नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर्स ऑफ शेयर्स कितने, और प्राइस ऑफ द शेयर्स कि किस प्राइस पे आपको किसी कंपनी का शेयर चाहिए। जैसे कि मैंने बोला भाई मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज का, यहां ध्यान से देखो बेटा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के 100 शेयर चाहिए 2500 रुपए में, तो ये मैंने उसको ऑर्डर दे दिया। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर बात समझ में आ गई। तो मैंने किया प्लेस एन ऑर्डर। लेकिन जैसे ही आप प्लेस करोगे ऑर्डर, आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, वो आपको इशू करेगा ऑर्डर कंफर्मेशन। इसको लिखना है एग्जाम में, ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप। इसको याद रखना, एमसीक्यू में पूछते हैं। तो सर ऑर्डर प्लेस करने पे अगर आपके प्राइस और आपके नंबर्स ठीक हो गए तो वो आपको इशू कर देगा ऑर्डर कंफर्मेशन स्लिप। ठीक,
फिर आता है सर मैच द ऑर्डर। जब आपका ऑर्डर आ गया उसके पास, अब वो क्या करेगा, वो आपके नंबर्स और आपके प्राइस को लेके ऑनलाइन जाएगा। ऑनलाइन कहाँ जाएगा सर, मेन पोर्टल पे जाएगा। कहाँ जाएगा, मेन टर्मिनल पे, मेन टर्मिनल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। और वहां पे जाके आपके लिए शेयर्स को ढूंढेगा, और शेयर के उस प्राइस पे ही ढूंढेगा। ठीक, अगर मिल गया तो बाद की बात है, लेकिन पहले वो मैच करेगा, ठीक, ढूंढेगा। अच्छा, थर्ड सर, उसके बाद आया एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। मान लेते हैं उसको उसी प्राइस पे वो वाला शेयर मिल गया, तो वो उस प्राइस पे उन शेयर्स को खरीद लेगा। खरीदने के बाद वो आपको फिर से एक स्लिप इशू करेगा, इसका नाम होगा ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर, बात समझ में आई, पक्का पक्का पक्का। चलो सर, लेकिन आपको एक बात बताऊं, रियलिटी में पॉइंट नंबर 3, 4, 5 1 मिनट के अंदर हो जाता है कई बार। कितनी देर में? 1 मिनट के अंदर। 1 मिनट से कम टाइम पे भी हो जाता है कई बार। ठीक, चलो सर, इतना देखो, ये टेक्निकल हो रहा है। अब आगे चलो सर, इतना कर लिया तो अब आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निकल पार्ट का पहला पार्ट, 6 नंबर। इसका नाम है, अरे यार क्या कर दिया मैंने, 6th पार्ट, जिसका नाम है सर इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट। ये क्या होता है सर? एज सून एज आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, उस ऑर्डर के विदिन 24 आवर्स में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट नोट नाम का एक स्लिप इशू कर दिया जाता है आपके मेल पे। अब इसमें क्या क्या बातें होती हैं, वो बातें बहुत ध्यान से देखना। इसके अंदर जो पहली बात है सर, यूनिक कोड, यूनिक कॉन्ट्रैक्ट कोड। ये कौन इशू करता है सर? इशूड बाय स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज ये कंफर्म करता है कि सर आपने इसमें इस डेट पर, इस टाइम पर इतने नंबर्स ऑफ शेयर्स इस प्राइस में हमसे सेल या परचेस किए। सर इसका मतलब ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गया। हाँ जी सर, अब ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि सर ये इनफोर्सिएबल है। इनफोर्सिएबल का मतलब कल को अगर डिस्प्यूट होता है, कल को अगर डिस्प्यूट होगा इन्वेस्टर ब्रोकर के बीच में या कंपनी के बीच में या किसी के भी बीच में, तो ये वाला डॉक्यूमेंट एज अ लीगल डॉक्यूमेंट काम करेगा। मैंने इसकी सारी बातें आपको बता दी, एक बार इसको देखो जल्दी से। अब बेटा आप ऐसे समझो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिलीवरी ऑफ शेयर्स। अब डिलीवरी ऑफ शेयर का मतलब, अब देखो, अगर आपने शेयर्स बेचे हैं तो आपको शेयर्स डिलीवर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं तो आपको कैश डिलीवर करना पड़ेगा। तो मैंने ये लाइन लिखी है डिलीवरी ऑफ कैश। आप इसके आगे इतना भी लिख सकते हो, डिलीवरी ऑफ शेयर्स सोल्ड स्लैश पेमेंट ऑफ कैश फॉर शेयर बॉट। तो यहाँ पे पूरी लाइन भी आप लिख सकते हो, मैंने छोटा सा लिखा, क्या लिख दूं क्या? डिलीवरी ऑफ शेयर सोल्ड स्लैश पेमेंट फॉर द शेयर बॉट। अब इसमें क्या होता है सर, देखो समझता, मानते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट आ गया, आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिल गया। कॉन्ट्रैक्ट नोट के मिलते ही इमीडिएटली आपको अपने शेयर्स डिलीवर करने पड़ेंगे, या आपने अगर शेयर्स खरीदे हैं तो आपको कैश पे करना पड़ेगा। लेकिन ये आपको किसको करना है? अरे ये सब काम आपको किसको करना है सर? ये सब चीज करनी है आपको अपने ब्रोकर को। किसको करनी है? ब्रोकर को। और ये सब काम कहां होना चाहिए? ध्यान से वर्ड, पे इन डे में। मतलब जो शेयर के बाद का, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू होने का वाला जो दिन होता है उसको पे इन डे बोला जाता है, मतलब T1 डेज बोला जाता है। यहां पे आपको कॉन्ट्रैक्ट नोट मिलते ही इमीडिएटली
वो वैसे 24 घंटे में आपको मिलता है, अगर आपको छठे घंटे में मिल गया तो छठे घंटे ही आपको इमीडिएटली अपने शेयर्स डिलीवर करने पड़ेंगे ब्रोकर को, या अगर आपके पास पैसा आपने है तो पैसा ब्रोकर को देना पड़ेगा। लेकिन अब समझते हैं अगर ऑनलाइन के केस में क्या होता है बेटा। ऑनलाइन के केस में ये सारा काम अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाता है, क्योंकि शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में होते हैं और ब्रोकर को आपने परमिशन दे रखी होती है, वो इमीडिएटली आपका शेयर्स को वहाँ से डिलीट कर देता है, या आपके पैसे अकाउंट में पड़े होते हैं इमीडिएटली कट जाते हैं, क्योंकि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट नोट भी इमीडिएटली इशू कर देते हैं। बोले सर ये पूरी चीज़ समझ में आई? तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, इन पे इन डे विच इज immediately after issuing contract note, if you had purchased share you will have to pay cash to the broker, या you have sold your share you will have to deliver the share to the broker। याद क्या रखना है, पे इन डे। इस पे इन डे को हम लोग T1 डे भी बोलते हैं। बोले इतनी सी बात याद रखोगे, टेक्निकल है लेकिन याद रखना। इसके बाद आए लास्ट पार्ट पे, जल्दी करो। अब आते हैं सर फाइनल पार्ट पे। सर फाइनल पार्ट पे आते हैं। अब आपको ये सीखना ही पड़ेगा, नहीं तो सर दिक्कत होगी। चलो सर लास्ट पार्ट आया आपका सेटलमेंट ऑफ द डील। अब इसको समझना बहुत ध्यान से। सर आपने यहाँ पे एक बात मुझे याद करा दी है, T1 को आप लोगों ने बोला है पे इन डे। क्या बोला है? पे इन डे। और T2 को आप लोग बोलते हो पे आउट डे, यही तो बोलते हो। अब कहानी समझना, कहानी समझना सर। सर ये है इन्वेस्टर, बहुत ध्यान से समझना सर, उसके बाद मैं आपको लैंग्वेज भी दूंगा। ये है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर ने अगर शेयर्स बेचे थे तो इसने अपने शेयर्स को डिलीवर किया किसको? अपने ब्रोकर को, ठीक। लेकिन एक और ब्रोकर है, एक और ब्रोकर है जिसने अपने, यहाँ पे शेयर्स था, इसने शेयर्स बेचे, तो इस बंदे ने शेयर्स खरीदे होंगे, तो इसने अपने ब्रोकर को दिया कैश। पहले बोला इतनी बात समझ में आई? मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं इस ब्रोकर के पास रजिस्टर हूं, मैंने बोला भैया मुझे अपने शेयर्स बेचने हैं, तो उसने बोला कि T1 डे में तुम अपने शेयर्स दे दो। अब इसने शेयर्स इस ब्रोकर से खरीदवाया था, तो इसके पास जो इंडिविजुअल था जिसके पास शेयर्स नहीं थे वो खरीदना चाहता था, उसने इसको कैश दे दिया। ये सारा काम कब हुआ? पे इन डे में। लेकिन इन सब के बीच में आता है स्टॉक एक्सचेंज। कौन आया? स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज इस ब्रोकर से शेयर्स लेता है, इस ब्रोकर से कैश लेता है। लेकिन ये सब काम कब हो रहा है सर? T1 डे में, जिसको हम लोग पे इन डे बोलते हैं। मतलब पैसा आ रहा है, पे इन, चाहे शेयर्स आए या पैसा आए, दोनों आए हैं। देखो सर ये भी आया है, ये भी गया है, ठीक। उसके बाद क्या करता है? अब आ जाता है T2 डेज। T2 डेज में क्या होता है? ये स्टॉक एक्सचेंज ये वाला शेयर इस वाले ब्रोकर को दे देता है कि ये ले भाई शेयर्स। इसने शेयर्स दिए थे, इसने शेयर्स लिए, आगे दे दिए इस ब्रोकर को। इसने कैश दिया था स्टॉक एक्सचेंज में, इसने इस ब्रोकर को कैश दे दिया। डन? बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। उसके बाद ये वाला ब्रोकर इस इंडिविजुअल को उसके शेयर्स के बदले कैश दे देता है, ये वाला ब्रोकर उसको कैश के बदले इसको शेयर्स दे देता है। ये सब हुआ T2 डेज में। T2 डेज जो पे आउट डे है। बोलो अगर आप ये वाला डायग्राम भी अपने एग्जाम में बना के आ जाओगे ना तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अब इसी को आपको लैंग्वेज देनी है। अब लैंग्वेज क्या देनी है सर? लैंग्वेज सुनो सर। बिफोर T2 days broker settle their shares or cash to stock exchange. On T2 days, which is the final days when all the transaction has been closed, stock exchange made shares or cash payment to reciprocal brokers and broker pay to the investors। ये इन्वेस्टर्स को पे करते हैं। कहाँ पे करेंगे सर? शेयर्स कहाँ जाएंगे? डीमेट अकाउंट में। कहाँ जाएंगे? डीमेट अकाउंट में। इसमें यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे सर? यहाँ पे उसके अकाउंट में चले जाएंगे पैसे। बोलो बात समझ में आए क्या? तो सर ये लैंग्वेज आपको डेवलप करनी है और ये सब चीज़ें याद रखनी है। T1 डेज में पे इन होता है, दो एक जगह से शेयर्स, एक जगह से पैसे स्टॉक एक्सचेंज में आते हैं। मतलब पहले इन्वेस्टर से ब्रोकर पे, ब्रोकर के बाद स्टॉक एक्सचेंज में, और पे आउट डेज में ये सब क्लोज हो जाता है, ठीक। अच्छा अब एक चीज़ और याद रखना सर, ऐसा कब से शुरू हुआ सर? 1 अप्रैल 2003 से सर, ठीक। चलो सर ये आपका ये वाला कंसेप्ट भी खत्म हो गया। दिस वाज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, लेकिन जब मैं आपको वो वाला वीडियो कराऊंगा जहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा
कि आपके एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, वहां पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और कराऊंगा हर एक चैप्टर से। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, जितना करें उतना कर लेना। थैंक यू, बाय।